जेठ की तपती हुई दोपहरी में वियान अपने कमरे में लैपटॉप पर एक हॉरर फिल्म देखते देखते गहरी नींद सो चुका था। यूं तो वियान स्वभाव से ही बहुत डरपोक था, लेकिन भूत प्रेत के किस्से और फिल्मों में भी उसकी बहुत रुचि थी। वो अक्सर अपने दोस्तों अंकित और कपिल से कहता था, यार हॉरर फिल्मों को देखने के बाद ना जो डरावना वाला एहसास आता है ना, उसकी बात ही अलग है। और उसके दोस्त कहते, हाँ हाँ तुझे तो मजा आता है ना डरपोक होकर भी ऐसे उल्टे सीधे शौक पालने का। आखिरकार तूने हम दोनों के रूप में दो बॉडीगार्ड जो पाल रखे हैं ना अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए। इसके बाद तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगते। अभी नींद में भी वियान हॉरर फिल्म के मानसिक प्रभाव के कारण एक डरावना सपना देखकर पसीने पसीने हो रहा था कि तभी उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसे ऐसे लगा जैसे कोई पूरी ताकत से उसके ऊपर कूद रहा है। अरे यार इतनी जोर से क्यों चीखता है, पिटवाएगा क्या हमें अपनी माँ से? कपिल की आवाज सुनकर वियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तब उसे पता चला कि उसके ऊपर कूदने वाला कपिल था और सामने मोबाइल का कैमरा ऑन किए अंकित इस दृश्य का वीडियो बना रहा था। उफ यार, अगर डर के मारे मुझे दिल का दौरा पड़ जाता तो? ऐसा मजाक करता है क्या कोई? वियान की आवाज अभी भी थोड़ी सहमी थी। अबे हमारे होते हुए किसकी मजाल है कि तेरे शरीर पर एक खरोंच भी लग जाए। लेकिन बेटा तेरी आवाज की ये टोन बता रही है कि कुछ तो गड़बड़ किया है तूने सोने से पहले। बता, अंकित ने कहा। अभी वियान कुछ कहता कि इससे पहले ही कपिल ने उसके लैपटॉप का स्क्रीन अंकित के सामने करते हुए कहा, ये देख भाई साहब ना फिर किसी भूत को साथ लेकर सो गए थे, तभी तो पसीने से नहाए हुए हैं। यार वियान, तू अपना ये वाहियात शौक कब छोड़ेगा? कहीं ऐसा न हो जाए कि एक दिन सचमुच कोई अनहोनी हो जाए, अंकित ने कुछ गुस्से से कहा। अब तक वियान पूरी तरह से सहज हो चुका था। उसने उठकर अपने दोनों दोस्तों के गले में बाहें डाली और कहा, अभी अभी तो तुम दोनों ने कहा ना कि तुम्हारे होते हुए मुझे खरोंच भी नहीं आ सकती, तो फिर मुझे किस बात का गम? हाँ ये भी ठीक है, कपिल और अंकित ने लगभग एक ही साथ कहा। अच्छा अब ये तो बता कि ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी कि तुम दोनों इस भरी दोपहरी में मेरे साथ साथ अपनी भी नींद खराब कर रहे हो? वियान ने पास रखे पानी की बोतल को उठाते हुए कहा। वियान की बात का जवाब देते हुए अंकित ने कहा, यार वो दरअसल हम सोच रहे थे कि अभी कॉलेज की भी छुट्टियां हैं और उस पर ये शरीर के साथ साथ आत्मा को जलाने वाली गर्मी भी है, तो क्यों ना किसी ठंडी ठंडी जगह जाकर इस छुट्टी का आनंद लिया जाए। क्या कहते हो? अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त ख्याल है, पर हम जाएंगे कहाँ? वियान ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। तालों के ताल नैनीताल। कैसा रहा? कपिल ने कहा। और वहां करेंगे खूब धमाल। अंकित और वियान ने कपिल के सुर में सुर मिलाया। नैनीताल जाने की सारी योजना बनाकर और अपने अपने पेरेंट्स से इजाजत लेकर तीनों दोस्त अपनी गाड़ी से ही दिल्ली की झुलसती हुई गर्मी को छोड़कर चल पड़े नैनीताल की ठंडी ठंडी सुहानी वादियों की ओर। दिल्ली से नैनीताल की लगभग 320 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे की थी, इसलिए तीनों दोस्त सुबह सुबह ही घर से निकल गए थे ताकि दोपहर तक ही नैनीताल पहुंच सके। नैनीताल जो झीलों का शहर कहलाता है, वो 2 हिस्से पल्लीताल और तल्लीताल में बटा हुआ है, एक खूबसूरत पहाड़ी नगर। तल्लीताल जो शहर का निचला भाग था, मॉल रोड के द्वारा पल्लीताल से जुड़ा हुआ था। इसी मॉल रोड पर अभी तीनों दोस्तों की कार चली जा रही थी। उनका इरादा पल्लीताल में स्थित किसी गेस्ट हाउस में ठहरने का था, क्योंकि तल्लीताल के मुकाबले वहां भीड़ कुछ कम रहती थी। कार की खिड़की से नैनीताल के खूबसूरत नजारे को देखते तीनों दोस्तों की थकान जैसे गायब हो रही थी। दोपहर के 3 बजते बजते उनकी गाड़ी एक गेस्ट हाउस के सामने रुकी,
जिसकी दीवार पर कमरे उपलब्ध है ऐसे सूचना पट लगा हुआ था। गेस्ट हाउस का चौकीदार रमन, जो उन तीनों की ही उम्र का था, गाड़ी को रुकते देखकर फुर्ती से अपनी कुर्सी से उठा और तीनों दोस्तों को सलाम करते अपने पीछे आने का इशारा किया। ये गेस्ट हाउस वैसे तो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन इसकी दीवारें इसके बहुत पुराने होने की गवाही दे रही थी। कुछ ही देर में वियान, कपिल और अंकित अपने कमरे में आ चुके थे। हाथ मुंह धोकर बारी बारी से फ्रेश होने के बाद कपिल ने एक गाइड निकाली जिसमें नैनीताल के सभी दर्शनीय स्थलों की जानकारी थी। इस गाइड को देखकर तीनों दोस्तों ने तय कर लिया कि सबसे पहले यहाँ के सुप्रसिद्ध नैना देवी के मंदिर चला जाए और माता के दर्शन से इस घुमक्कड़ी की शुभ शुरुआत की जाए। प्रसिद्ध नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित नैना देवी मंदिर गेस्ट हाउस से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ही था, इसलिए तीनों दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए टहलते हुए मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। हरे भरे रास्तों पर अभी वो तीनों कुछ ही कदम आगे बढ़े ही थे कि एक पेड़ के नीचे उन्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, जिसके हाथ में कोई किताब थी। उस किताब की वजह से शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। किताब के मुख पृष्ठ पर बनी हुई एक विचित्र सी आकृति की तस्वीर देखकर वियान के कदम वहीं रुक गए। वियान अभी आगे बढ़कर उस शख्स के किताब के विषय में कुछ पूछता ही था कि तभी कपिल ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, अब यहाँ भी मत शुरू हो जा यार, चल चुपचाप। और नहीं तो क्या, पता नहीं कौन है ये शख्स और इस तरह बैठकर ये अजीब सी किताब क्यों पढ़ रहा है। पता चला उसकी वजह से हम किसी मुसीबत में पड़ गए, अंकित ने कहा। उनकी बात सही थी, इसलिए मन महसूस कर वियान दोनों दोस्तों के साथ आगे चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर जब वो तीनों नैना देवी के पवित्र दर्शन कर ही रहे थे, तब वही कोने में खड़े एक वृद्ध बाबा जी उन्हें कुछ अतिरिक्त ध्यान से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कपिल की नजर उन बाबा जी पर पड़ी, उन्होंने सकपकाकर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। क्या हुआ कपिल, उस तरफ क्या दिख रहा है? वियान ने पूछा। वो वहां जो बूढ़े बाबा खड़े हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो हम तीनों को घूर रहे हैं, कपिल ने जवाब दिया। हाँ, सोच रहे होंगे कि ये किस जमाने के जवान लड़के हैं जो इधर उधर आवारागर्दी करने की जगह मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अंकित ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कपिल को लगा कि शायद यही बात हो सकती है। प्रसाद लेकर तीनों दोस्त अब नैनी झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही मस्ती करने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब अंधेरा घिर रहा है, तब वो वापस गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ चले। वापस लौटते हुए कुछ ही दूरी से वियान ने देखा कि किताब पढ़ता हुआ वो शख्स अब भी वही पेड़ के नीचे ही बैठा था। इस बार वो चाहकर भी स्वयं को उस शख्स के पास जाने से रोक नहीं सका, मानो कोई अनजानी सी सम्मोहिनी शक्ति उसे वहां खींच रही हो। जब तक कपिल और अंकित वियान को रोकते, वो तेज कदमों से चलते हुए उस शख्स के एकदम करीब जा पहुंचा। वियान ने देखा हाथ में किताब पकड़े हुए उस शख्स ने मोटा सा काला चश्मा पहना था। उसने चाचा जी ऐसा कहकर उस शख्स को आवाज दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता है ये किताब पढ़ते पढ़ते सो चुके हैं, वैसे भी बुजुर्ग लग रहे हैं, थक गए होंगे। स्वयं से ही बोलते हुए वियान ने अपनी जेब से कलम निकाली और पर्स में पड़े हुए पुराने बिल के ऊपर कुछ लिखने लगा। फिर उस बिल को उसने उस सोए हुए शख्स की जेब में डाल दिया और धीरे से उसके हाथ से किताब लेकर वापस जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वियान वापस मुड़ा, वहां कपिल और अंकित को ना देखकर घबरा गया। कपिल, अंकित, अरे कहाँ हो यार तुम? वियान ने आवाज दी। हाँ आ रहे, रुक जा वहीं, अंकित की आवाज आई। कुछ ही पलों में दौड़ते हुए अंकित और कपिल वियान के पास आ पहुंचे।
अरे यार, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले जाते हो तुम दोनों? वियान ने घबराती हुई आवाज में पूछा। अरे जब तू उन चाचा जी की तरफ जा रहा था ना, तब पता नहीं क्यों कपिल को ऐसे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बस उसी की तलाश के लिए थोड़ा पीछे चले गए थे। अंकित ने जवाब दिया। हमारा पीछा? कोई हमारा पीछा क्यों करेगा? और कौन था वो? वियान की आवाज में फिर से घबराहट झलकने लगी। अरे यार तू डर मत, और हमें भी मत डरा। कोई नहीं था, शायद मुझे भ्रम हो गया था। आखिर तेरा दोस्त जो हूं, संगत का कुछ तो असर पड़ेगा ही ना। हंसते हुए कपिल ने कहा। चल फिर चलते हैं, अब गेस्ट हाउस चलते हैं, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। वियान मुस्कुराता हुआ बोला। तभी अंकित की नजर वियान के हाथ में मौजूद किताब पर पड़ी। अरे यार, ये विचित्र सी किताब तू आखिर ले ही आया ना? अंकित ने पूछा। और उन चाचा जी ने बिना जान पहचान तुझे अपनी किताब कैसे दे दी? कपिल ने सवाल किया। उनके सवालों के जवाब देते हुए वियान ने कहा, अरे यार पता नहीं क्यों मैं इस किताब के आकर्षण में पढ़ने से स्वयं को रोक ही नहीं पाया। लेकिन जब चाचा जी को आवाज दी तो देखा वो पेड़ से टिककर गहरी नींद सो चुके थे। तब मैंने धीरे से उनके हाथ से वो किताब ले ली और एक कागज उनकी जेब में रख दिया, जिस पर मैंने अपना नाम, फोन नंबर और गेस्ट हाउस के पते के साथ लिख दिया कि बस पढ़ने के लिए किताब ले रहा हूँ। सुबह वो मुझे फोन करके अपनी किताब वापस ले सकते हैं। हाँ, तेरे पढ़ने की गति तो खैर इतनी तेज है कि तू रात भर में पढ़ ही लेगा। लेकिन अगर इसकी वजह से तू सुबह देर से उठा ना और हमारे घूमने की योजना में कोई गड़बड़ी हुई ना, तो बहुत पिटेगा तू, समझ लेना। अंकित ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। ये बातें चल ही रही थी कि वियान और अंकित ने देखा कपिल की नजर एकटक वियान के हाथ में मौजूद किताब पर टिकी थी। क्या बात है कपिल, ऐसे क्यों देख रहा है किताब को? अब तू ये मत कहना कि तुझे भी रात भर किताब पढ़नी है यार, फिर मैं तो अकेला बोर ही हो जाऊंगा ना। अंकित ने कपिल के कंधे को झकझोरते हुए कहा। कपिल ने चौंक कर अपनी नजर किताब से हटाई और बोला, हाँ नहीं यार, मुझे नहीं पढ़नी है किताब। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि जब हम इधर से जा रहे थे ना, तब इस किताब का आकार छोटा था और अब ये पहले से कुछ ज्यादा बड़ी और मोटी लग रही है। उसकी बात सुनकर अंकित ने ठहाका लगाते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहा है यार कपिल? कभी तुझे ऐसे लगता है कि कोई मंदिर में हमें घूर रहा है, फिर तुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और अब तू कह रहा है कि इस किताब का आकार बदल गया है। शायद ना तेरी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही भाई। वियान ने भी अंकित की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ यार, शायद लंबे सफर में और सुबह जल्दी जागने की वजह से ये थक गया है। चलो बस अब खाना खाते हैं और फिर तू सोकर अपनी थकान उतार लेना। गेस्ट हाउस पहुंचकर उन तीनों ने गर्मा गर्म भोजन का आस्वादन किया और उसके पश्चात कपिल और अंकित अपने बिस्तर पर सोने चले गए। वियान भी कमरे की बत्ती बंद करके कोने में रखे अपने बिस्तर पर आ गया और रीडिंग लाइट जलाकर किताब पढ़ने लगा। अगली सुबह जब कपिल और अंकित की नींद खुली, तब उन्होंने देखा वियान ने अभी भी अपने हाथों में किताब पकड़ी हुई है। अरे यार वियान, तू पागल है क्या? हम यहाँ घूमने आए हैं या ये सड़ी हुई किताब पढ़ने? अब रख भी दे इसे और ना जाके। अंकित ने कुछ चीरते हुए कहा, लेकिन वियान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर कपिल ने भी गुस्से में कहा, वियान यार, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? लेकिन वियान अब भी खामोश रहा। उसकी इस हरकत को देखकर कपिल और अंकित गुस्से से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने वियान को छुआ, उनके मुंह से चीख निकल गई। वियान का पूरा शरीर तेज बुखार में तप रहा था। उन्होंने वियान के हाथ से किताब अलग की और उसे बिस्तर पर लिटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि वियान का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया है, मानो वो पत्थर का हो गया हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां बिल्कुल स्थिर थी।
वो चाहकर भी वियान को उसकी स्थिति से हिला नहीं पा रहे थे। यार ये वियान को क्या हो गया, इतना बुखार और इतना अकड़ा हुआ शरीर। यार क्या करे, आंखें भी खुली है और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हमें देख ही नहीं रहा, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। कपिल ने घबरा कर कहा। अंकित ने वियान के सीने और नाक पर हाथ रखा तो पता चला वियान की सांसें तो चल रही थी और धड़कन भी। कपिल तू इसके पास रुक, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। ऐसा कहते हुए अंकित कमरे से बाहर भागा। चौकीदार रमन से डॉक्टर का पता पूछकर अंकित उस तरफ गया और इधर एक बार फिर कपिल की नजर उसी किताब पर पड़ी जिसे वियान पढ़ रहा था। इस बार उस किताब का आकार कपिल को और भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। नहीं, हर बार मुझे भ्रम नहीं हो सकता। इस किताब की वजह से ही वियान को कुछ हुआ है जरूर। मुझे कुछ करना होगा, वियान को बचाना होगा, लेकिन कैसे? हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाना। ऐसा कहते हुए कपिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी बंद आंखों के आगे उन वृद्ध बाबा जी की छवि उभरी जो उन तीनों को उस दिन मंदिर में घूर रहे थे। हो ना हो, यही वृद्ध व्यक्ति हमारी मदद कर सकते हैं। मुझे तुरंत उनकी तलाश करनी होगी। लेकिन अंकित भी तो नहीं आया अभी तक। अच्छा, उसे फोन ही कर देता हूँ। ऐसा सोचते हुए कपिल ने अपने फोन से अंकित का नंबर लगाया, लेकिन वो नॉट रीचेबल आ रहा था। अभी वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, तभी रमन उसके पास आया और बोला, मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। क्या हो गया अचानक आपके दोस्त को? कपिल ने कोई जवाब दिए बिना पत्थर बन चुके वियान की तरफ इशारा कर दिया। रमन भी वियान के अकड़े हुए शरीर को देखकर चौंक गया। तभी उसकी नजर वहीं रखी उस किताब पर पड़ी। उस किताब को देखकर रमन ऐसे चौंका मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने चिल्लाते हुए कपिल से कहा, आप और वो दूसरा दोस्त, आप दोनों अपना सामान लीजिए और भागिए यहाँ से जल्दी, वरना आपके इस दोस्त की तरह आप भी मर जाएंगे। जल्दी भागिए। रमन की बात सुनकर कपिल एक पल के लिए हतप्रभ सा रह गया। फिर अगले ही पल उसने रमन का गला पकड़ते हुए कहा, क्या कह रहा है तू? हमारा वियान मर चुका है? अरे वियान की सांसें, धड़कन सब चल रही है, सब सही सलामत है, समझा? हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अरे साहब जी, नहीं जाइएगा तो आप भी अपने दोस्त की तरह पत्थर बन जाएंगे। आपके दोस्त की सांसें और धड़कन सिर्फ एक छलावा है ताकि आप उस शैतान के चंगुल में फंस सके। रमन ने स्वयं को कपिल की पकड़ से बचाते हुए कहा। उन दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर मैनेजर और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए बाकी के 3 और परिवार भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही रमन ने मैनेजर से कहा कि सर, वो शैतानी किताब फिर से अपना खेल खेलने लगी है, मैनेजर तो चीखते हुए वहां से भाग दिया। उसे इस तरह भागते हुए देखकर अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे भागे। मैनेजर ने उन सब से कहा कि जिंदा रहना है तो तुरंत इस गेस्ट हाउस को खाली करो और यहाँ से चले जाओ, और स्वयं भी अपने कमरे में अपना सामान पैक करने चला गया। ये सब कुछ देखकर कपिल भी अब घबरा उठा था। उसने रमन से पूछा, आखिर इस किताब में ऐसा क्या रहस्य है? वो तो नहीं पता सर, लेकिन ये कोई 10 वर्ष पहले की बात है। इस किताब ने यहाँ नैनीताल में बहुत आतंक मचाया था। इसे पढ़ने वाला हमेशा के लिए पत्थर हो जाता था। पहले तो लगता था वो आदमी जिंदा है, लेकिन कोई डॉक्टर उसे होश में नहीं ला पाता था और ना ही बहुत सारे लोग मिलकर उस आदमी को उसकी जगह से हिला पाते थे। फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका शरीर हवा में गायब हो जाता था। इस पर अनेक कहानियां भी अक्सर ही लोगों द्वारा सुनी सुनाई जाती है। मैंने एक पुराने अखबार में इस किताब की तस्वीरें देखी थी। तब एक के बाद एक नैनीताल में ऐसी जितनी भी अकड़ी हुई लाशें मिली थी, सबके पास इस किताब को पाया गया था। रमन की बात अभी कपिल सुन ही रहा था कि घबराया हुआ अंकित भी वापस लौट आया, वो भी अकेला। अंकित ने कहा कि जैसे ही मैंने डॉक्टर को वियान की स्थिति के बारे में बताया कि वो एक विचित्र सी किताब पढ़ रहा था, बस डॉक्टर ने साथ आने से मना ही कर दिया और उसे नैनीताल छोड़ने की सलाह भी दी। ये सुनकर कपिल ने कहा, यहाँ भी सब गेस्ट हाउस छोड़कर भागने लगे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम अपने वियान को साथ लेकर ही जाएंगे। फिर उसने अंकित को किताब के आकार को ध्यान से देखने के लिए कहा।
इस बार अंकित ने भी नोटिस किया कि किताब का आकार पहले से ज्यादा बढ़ा था। तब कपिल ने उसे रमन से किताब के विषय में सुनी हुई कहानी सुनाई और साथ ही मंदिर में दिखे उन वृद्ध बाबा जी से मदद मिलने के अपने आभास को भी बताया। उसकी बात सुनकर अंकित बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कपिल, तूने बाबा जी को देखा था ना, जा जल्दी मंदिर जा और उन्हें बुला कर ला, वो ही हमारी मदद करेंगे। मैं वियान के पास बैठता हूँ। कपिल तेज कदमों से मंदिर की तरफ रवाना हो गया। इन दोस्तों की हिम्मत और दोस्ती के जज्बे को देखकर रमन ने कहा, साहब जी, सब लोग गेस्ट हाउस छोड़कर भाग रहे हैं तो क्या, मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। हो सकता है हम सब मिलकर इस शैतान को हमेशा के लिए हरा ही दे। उसकी बात सुनकर अंकित ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी ही देर में कपिल बाबा जी के साथ गेस्ट हाउस लौट चुका था। बाबा जी ने आते ही अपने दोनों हाथों को वियान के हाथों पर रखा और आंखें बंद करके किसी मंत्र का वो जाप करने लगे। लगभग 10 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कपिल से कहा, मैंने कल मंदिर में ही तुम तीनों पर शैतान के प्रभाव को महसूस कर लिया था, लेकिन जब तक शैतान प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने न आए मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए कल मैं थोड़ी दूरी से तुम्हारा पीछा भी कर रहा था, ये जानने के लिए कि तुम तीनों कहाँ ठहरे हो। लेकिन फिर तुम्हारे मेरे पीछे आने की वजह से मुझे वहीं से लौट जाना पड़ा, वरना शैतान को भी भनक लग सकती थी और वो सावधान हो सकता था। पर बाबा, आप बस ये बताएं, हमारा वियान उस शैतान से बच तो जाएगा ना? कपिल ने घबराते हुए पूछा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार उस शैतान को पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। बिना डरे तुम्हें हमारा साथ देना होगा, बाबा जी ने कहा। कपिल और अंकित के साथ रमन ने भी हाँ में सर हिला दिया। अपने थैले से अनुष्ठान का सामान निकालकर उसे व्यवस्थित करते हुए बाबा जी बोले, दरअसल इस शैतान को आज से बहुत साल पहले मेरे ही पिताजी ने इस किताब में कैद करके जंगल में छुपा दिया था, लेकिन न जाने कैसे एक दिन ये किताब किसी के हाथ पड़ गई और फिर वो शैतान किताब के जरिए पढ़ने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसकी सारी ऊर्जा अपने में समाहित करने लगता है और अपने कार्य के पूरा होते ही वो फिर से किताब में समा जाता है। यही वजह है कि हर बार किताब का आकार बढ़ा हुआ नजर आता है। किताब से पूरी तरह आजाद होने के लिए इसे 100 आदमियों की ऊर्जा की जरूरत थी, लेकिन पिछली बार जब इसकी गिनती 97 तक ही पहुंची थी, तब मैंने अपने पिताजी से सीखी हुई तंत्र विद्या के माध्यम से एक बार फिर इसे छुपा दिया। इसके बाद 2 दिन पूर्व ये किताब फिर न जाने कहां से प्रकट हो गई। इसने तुम्हारे दोस्त के रूप में अपना 99वां शिकार कर लिया है और अब बस एक शिकार बाकी है। जब तक ये अगले शिकार की ऊर्जा नहीं चुराएगी, तब तक पहले वाले शिकार की जान को कोशिश करके बचाया जा सकता है। मतलब बाबा, अभी हमारा वियान बच सकता है? अंकित ने पूछा। हाँ, सही समझे तुम। अब मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से करो। तुम में से एक को इस किताब को पढ़ना होगा। जैसे ही तुम किताब पढ़ना शुरू करोगे, शैतान धीरे धीरे तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही उसके प्रवेश करने का संकेत हमें मिलेगा, दूसरे शख्स को जोर जोर से विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करना होगा और मैं मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति देता जाऊंगा। फिर मैं जैसे ही इशारा करूंगा, तीसरा व्यक्ति किताब को छीनकर उसे अनुष्ठान की अग्नि में डाल देगा। इस तरह उस शैतान को हम हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, बाबा जी ने कहा। ठीक है बाबा जी, हाँ हम तैयार हैं। लेकिन बाबा जी, जब आप जानते थे कि शैतान को खत्म किया जा सकता है, तो आपने पहले इसे खत्म क्यों नहीं कर दिया? अंकित ने सवाल पूछा। इसलिए कि तुम तीनों की तरह कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था और मैं ये अकेले नहीं कर सकता था। ऐसा कहते हुए बाबा जी ने अनुष्ठान की अग्नि जला दी। कपिल ने उस शैतानी किताब को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया और अंकित ने बाबा जी से विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक लेकर उसके पन्ने खोल लिए। रमन ने मुस्तैदी से अपना स्थान संभाल लिया ताकि बाबा जी के इशारे पर किताब कपिल के हाथ से वो ले सके।
जैसे ही कपिल ने किताब को हाथ में पकड़ा, उसके शरीर में कंपकपी शुरू हो गई और देखते ही देखते उसका शरीर गर्म होने लगा। बाबा जी के इशारे पर अंकित ने जोर जोर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया और बाबा जी ने भी मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। इधर शैतान के प्रवेश करने के कारण कपिल की हालत बहुत खराब हो रही थी। शैतान पूरी कोशिश कर रहा था कि मंत्रों का उस पर पूरा असर हो, इससे पहले ही वो कपिल की ऊर्जा चुराकर अपना 100वां शिकार पूरा कर ले। इसलिए वो कपिल को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था और उससे तेजी से किताब के पन्ने पलटवा रहा था। जैसे ही कपिल अंतिम पन्ने पर पहुंचा, बाबा जी ने रमन को इशारा किया। रमन ने फुर्ती से कपिल के हाथ से वो किताब छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ ऐसे जल गए मानो उसने अग्नि को छू लिया हो। लेकिन अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना रमन ने मन ही मन अपने ईश्वर का नाम लिया और एक बार फिर पूरी ताकत से कपिल के हाथ से किताब छीन ली और तेजी से उसे अनुष्ठान की अग्नि में डाल दिया। हालांकि इसकी वजह से उसके हाथ बुरी तरह से झुलस चुके थे, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि थी कि वो एक नेक काम का भागीदार बना था। अंकित ने तुरंत कमरे में रखी पानी की बोतल रमन के हाथों पर उड़ेल दी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। किताब के आग में जलते ही कपिल के शरीर का ताप पूरी तरह से सामान्य हो गया। बाबा जी ने फिर अनुष्ठान की अग्नि से भभूति लेकर वियान के माथे और हाथों पर लगाई, जिसके प्रभाव से कुछ ही देर में वियान होश में आ गया। होश में आने पर जब उसे सारी बात पता चली, तब उसने अपने दोस्तों से माफी मांग ली और वादा किया कि अब किसी भी हालत में कभी भी वो अपने दोस्तों की बात सुने बिना मनमानी नहीं करेगा और ना ही कभी किसी अजीब लावारिस चीज को हाथ लगाएगा। तीनों दोस्तों ने फिर बाबा जी और रमन का धन्यवाद किया। अब तक सुबह से रात हो चुकी थी, इसलिए रमन के जले हुए हाथ का इलाज करवाने तीनों दोस्त उसे लेकर तुरंत अस्पताल के लिए आपातकाल विभाग की तरफ निकल पड़े। अस्पताल में रमन के हाथ की मरहम पट्टी करवाने के बाद जब वो सब गेस्ट हाउस लौटे, तब तक वहां कई अखबारों के पत्रकार जमा हो चुके थे, जिन्हें गेस्ट हाउस से आनंद फानन में भागे हुए लोगों और मैनेजर की खबर मिल चुकी थी। उन पत्रकारों ने तीनों दोस्तों के साथ रमन की तस्वीरें खींची और कल के अखबार के लिए शैतानी किताब के हमेशा के लिए खत्म होने की कहानी तैयार करके बाबा जी की तस्वीरें लेने मंदिर की तरफ चल पड़े। लेकिन मंदिर में या उसके आसपास उन पत्रकारों को वो बाबा जी कहीं भी नहीं मिले। वो तो चुपचाप अपना कर्तव्य निभाकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब तीनों दोस्तों को बाबा जी के ना मिलने की बात पता चली, तब उन्हें ऐसे लगा मानो स्वयं ईश्वर ही उनका साथ देने और उनके माध्यम से उस शैतानी किताब का अस्तित्व मिटाने यहाँ आए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर का आभार व्यक्त किया। अगली सुबह नैनीताल के सारे अखबार कपिल, अंकित और वियान के साथ रमन की बहादुरी के किस्सों से भर चुके थे। गेस्ट हाउस का मैनेजर भी वापस लौट चुका था। अपनी बची हुई छुट्टियां सुकून से नैनीताल की वादियों में बिताकर अब तीनों दोस्त दिल्ली वापस लौटने ही वाले थे। लौटते हुए उन्होंने रमन को गले लगाया और बताया, जब हम आए थे तब 3 दोस्त थे, अब 4 हो गए हैं। तुम्हारा जब भी मन हो बेझिझक हमसे मिलने आ जाना और अगर कभी अपने दोस्तों की जरूरत पड़े ना, तो आवाज देने में हिचकिचाना नहीं, हम अपने दोस्त के लिए दौड़े चले आएंगे। उनकी बातें सुनकर रमन मुस्कुरा उठा और फिर मिलने के वादे के साथ अपने दोस्तों को विदा कर दिया। लौटते हुए गाड़ी में वियान ने कहा, तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए मुझे खरोंच तक नहीं आ सकती। हाँ यार, लेकिन अब मेहरबानी करके ऐसी वाहियात हरकत दोबारा मत करना, अंकित ने कहा। हाँ नहीं तो क्या, वरना अगली बार सचमुच तेरी टांग तोड़ देंगे, कपिल बोला। कभी नहीं शिकायत होगी अब तुम दोनों को मुझसे। लो, कान पकड़ लिए मैंने, वियान ने भोला सा मुंह बनाते हुए कहा। उसकी शक्ल को देखकर अंकित और कपिल हंस पड़े और फिर सुर में सुर मिलाकर तीनों गुनगुना उठे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।